1 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ सोयाबीन। ये सोयाबीन एक दाल होती है जी, पल्स, जिसको खाते हैं आप, पता होगा आपको। सोयाबीन की बड़ी बनती है, सोया चाप बनता है। इसकी एक नई वेराइटी, नया इसका बीज तैयार किया है, सीड, जो क्या करेगा, हाई यील्ड देगा, मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे एक खेत में, एक फील्ड में पहले अगर मान लो जी 10 क्विंटल सोयाबीन होता था, तो अब उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा उसकी कंपैरिजन में। और पेस्ट रेजिस्टेंस होगा जी, जो इंसेक्ट वगैरह इसे नुकसान पहुंचाते थे, कीड़े मकोड़े, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये ऐसे कुछ इसका प्लांट होता है जी, पौधा सोयाबीन का, देख सकते हो आप, ऐसे रो में इसे बोया जाता है खेत में। और ये सोयाबीन है जी, आपने देखा होगा कभी। और ये आपका ऐसी इसमें जी फली लग जाती हैं, उससे निकालते हैं जी, ये सूख जाती है, फिर इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इंडियन साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया जी वैरायटी सोयाबीन की, जिसका नाम है मैक्स 1407। और ये इंस्टीट्यूट है पुणे में, मैक्स नाम से, मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ही ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, मैक्स अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके साथ मिलके ये वैरायटी डेवलप की है जी सोयाबीन की। ये मैक्स 1407 इस वैरायटी का नाम है, सोयाबीन की वैरायटी का नाम है। सीड का जो इसका बीज है, जो बोते हैं खेत में, ये वैरायटी जी कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक के जरिए डेवलप की है। मतलब दो या दो से अधिक, जिसमें क्या है जी, सीड को मिलाया गया है, उन सीड को मिला के क्रॉस ब्रीडिंग करा के ये वैरायटी डेवलप की गई है। ये वैरायटी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होगी जी कौन कौन से एरियाज़ में इंडिया में। असम में इसे उगाया जा सकता है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जी, राज्य हैं हमारे पूर्वी, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें उगाया जा सकता है इस वैरायटी को। ये 2020 खरीफ सीजन आएगा जी, उससे फार्मर बो सकेंगे इसे, मतलब अगले सीजन से। जून में स्टार्ट होता है जी खरीफ सीजन, जब मानसून सीजन आता है, बारिश शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन मतलब जून से सितंबर के बीच में जो आपका सीजन होता है, उसे बोलते हैं जी खरीफ सीजन। इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप बोलते हैं, खरीफ की फसलें, समझ गए। तो ये खरीफ सीजन होता है। और रबी का सीजन होता है जी, रबी का सीजन होता है सर्दियों में, विंटर सीजन में, जैसे आपका अक्टूबर से मार्च तक का, समझे। और एक बीच में आता है जी जायद सीजन, इन दोनों के बीच में आता है जायद सीजन। ये 3 सीजन होते हैं जी, 3 टाइप की क्रॉप बोई जाती है हमारे इंडिया में। 2019 में जी इंडिया ने 19 मिलियन टन सोयाबीन प्रोड्यूस किया था। लेकिन अभी भी इंडिया इंपोर्ट करता है, बाहर से आयात करता है सोयाबीन। कहाँ से मंगाता है जी, देखो जी, सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना से मंगाता है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका में कंट्री है जी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इससे सोयाबीन ऑयल मंगाता है जी, सोयाबीन का तेल बनता है, ये मंगाता है, इंपोर्ट करता है इंडिया। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है जी पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन को, सबसे ज़्यादा करता है जी ब्राज़ील। और फिर प्रोड्यूस करता है जी, मतलब उगाता है, पैदा करता है यूएसए। ब्राज़ील और यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सोयाबीन के, और एक्सपोर्टर भी हैं, मतलब जो अपने देश से निर्यात करते हैं, दूसरी कंट्री में बेचते हैं, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और यूएसए बेचते हैं। और इंडिया में कौन सा स्टेट है जी सबसे ज़्यादा जो उगाता है इसको, इंडिया में है जी आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाते हैं जी अपनी कंट्री में। ये सोयाबीन जी एक ऑयल सीड, मतलब कल्टीवेटेड होती है, ऑयल सीड की तरह तेल भी निकालते हैं, और प्रोटीन की तरह यूज होती है एनिमल फीड के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जी, दालें होती हैं, जितनी भी पल्सेज हैं, दालें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और इंडिया एफर्ट कर रहा है जी, ऐसे प्रयास कर रहा है वर्ल्ड में एक मेजर प्रोड्यूसर बने सोयाबीन का। तो अगर ये हाई यील्डिंग और डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो अभी डेवलप की है, इसको यूज करेगा इंडिया, तो उसका जो लक्ष्य है जी, टारगेट है, वो पूरा हो सकता है। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम। नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम क्या है जी, अभी सऊदी अरेबिया ने जी इस फोरम को ज्वाइन किया है। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्री ने, ग्रुप है जी, ये ग्रुप कौन कौन सी कंट्री मिलकर बनाती हैं। अब सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे, कतार इसमें थे जी इनके ग्रुप में, इस ग्रुप में नेट प्रोड्यूसर फोरम। ये इसलिए ज्वाइन किया है जी ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। पेरिस एग्रीमेंट क्या है जी, 2015 में हुआ था जी एक समझौता, 2015 में,
2015 में एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट, कहाँ पे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इसलिए इसका नाम रख दिया पेरिस एग्रीमेंट। किस पे हुआ था? एक क्लाइमेट चेंज पे हुआ था। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है उनको रिड्यूस करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। जो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकना है। लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है टेम्परेचर को। 21वीं जो शताब्दी है जी, इसके एंड तक, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, 21st सेंचुरी, इसके एंड तक जब हो गया जी 2199 तक, टेम्परेचर इतना रखना है। जैसे मान लो अब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 16.5 डिग्री है, तो 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है। क्योंकि आपको पता है जी, इंडस्ट्रीज़ की वजह से कार्बन इमिशन होता है और बहुत सारी गैस इमिशन हो रही है, ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं जी, बर्फ़ पिघल रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से आइलैंड वगैरह डूब सकते हैं जी, जो आसपास के कोस्टल एरियाज़ में जो कंट्रीज़ रहते हैं जी। जैसे मान लो जी, इंडिया का कोस्टल एरिया अगर सी लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो कोस्टल एरिया में जो ये स्टेट आते हैं जी, उनका एरिया कुछ डूब जाएगा ना। अगर मान लो 3-4 मीटर पानी का लेवल बढ़ जाए समुद्र में, तो खतरा हो सकता है इनके लिए। तो इसलिए जी, ये जो पेरिस एग्रीमेंट का समझौता हुआ था जी, ये इसे COP21 भी बोलते हैं जी, क्योंकि 21वीं मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं जी COP को, यानी कि मीटिंग हुई थी जी UNFCCC की 2015 में। कई बार बता चुका हूँ जी मैं इसको, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ग्रुप मान लो जी, एजेंसी। ये क्या करती है जी, ये 1992 में बनाई गई थी, मतलब उससे निकली थी। अर्थ समिट हुआ था 1992 में ब्राज़ील के शहर में। कौन से शहर में? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो बहुत फेमस प्लेस है जी, एक सिटी है ब्राज़ील में, वहाँ पे हुआ था ये समिट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी ये फोरम ज्वाइन किया जी सऊदी अरबिया ने। ये जितनी भी कंट्री हैं जी इस फोरम में, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्वे, कतर और सऊदी अरबिया, ये लगभग 40% ग्लोबल ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब जितना भी ऑयल और गैस, ये पेट्रोलियम वगैरह नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है, उसमें से पूरे वर्ल्ड में से 40% ये प्रोड्यूस करती हैं, ये पैदा करती हैं जी। सऊदी अरबिया पूरे वर्ल्ड में जी बिगेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑयल बेचता है जी, पेट्रोलियम, वो सबसे ज़्यादा ये बेचता है सऊदी अरेबिया पूरे वर्ल्ड में। सऊदी अरेबिया को आप मैप पे देख सकते हो जी, ये सऊदी अरेबिया आपका, ये सऊदी अरबिया, इसके अराउंड में ये पर्शियन गल्फ है जी, और ये आपका रेड सी दिखाई दे रहा है, लाल सागर, और यहाँ पे जी गल्फ ऑफ एडन है। ये बल अल मंडब स्टेट है जी, स्टेट कई बार पढ़ चुके हैं, ये अरेबियन सी है, बस रिवाइज कर लो एक बार। इसके साइड में यमन है जी, ओमान है, UAE है, यहाँ पे जी आपका कुवैत है यहाँ पे, और ये बहरीन है जी इधर, और ये आपका जॉर्डन, इराक, इनसे बॉर्डर लगाता है। और आपका ये कुवैत देख लिया हमने। और देखो जी, इजराइल से बॉर्डर नहीं लगाता है, क्योंकि जॉर्डन बीच में आ जाता है सऊदी अरबिया और इजराइल के। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। इस फोरम में जी ये डिस्कस करेगा कि जीरो कार्बन इमिशन टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सऊदी अरबिया जी ने अभी अनाउंस किया है, वो क्या करेगा 2030 तक, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी इसकी कंट्री में, सऊदी अरबिया में, इसके देश में, मतलब अपने देश में सऊदी अरबिया में जितनी भी डिमांड है ना एनर्जी की, उसमें से 50% जो डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जी नवीनीकरण ऊर्जा। इसमें जैसे सौर ऊर्जा जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से बिजली बनाई जाती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। या विंड से बनाई जाती है जी, या फिर आपका टाइडल एनर्जी है जी, थर्मल एनर्जी, ये किस में आती है जी, जो मतलब अर्थ की हीट से बनाई जाती है, स्टीम से, वो है जी ये रिन्यूएबल एनर्जी। US के प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस किया जी, अमेरिका ने भी, कि 2050 तक हम जी 2005 में जितना हमारा इमिशन होता था, कार्बन इमिशन, पॉल्यूशन होता था, उससे हम 50 to 52% हम कम करेंगे, रिड्यूस कर देंगे 2050 तक आते आते। ये फोरम का फंक्शन और रोल क्या है जी, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम। इसके देखो जी यही फंक्शन है। ये क्या करेगा, मीथेन को अबेटमेंट करेगा। अबेटमेंट का मतलब है जी कम करना। जो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है जी, ग्रीन हाउस गैस, ये भी अगर एटमॉस्फेयर में रहेगी तो जी ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती है, हीट को एब्जॉर्व करके रखती है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है जी। तो मीथेन को कम किया जाएगा, इसके जरिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएंगी। ये फॉर्म काम करेगा जी मीथेन को कम करने में। और डेवलपमेंट करेगा जी क्लीन एनर्जी का, मतलब ताकि जो कार्बन को कैप्चर किया जा सके, और ऐसी स्टोरेज टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिससे जी कार्बन को कैप्चर किया जा सके इन्वायरमेंट में। अब ये नेट जीरो क्या होता है जी, देखो बहुत बार ये न्यूज़ में रही है। इस बार अगर UPSC पूछ ले जी प्री या मेंस में, तो आप सरप्राइज नहीं होना।
नेट जीरो इमिशन का मतलब ये जी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें जीरो इमिशन करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब कि हमें कार्बन जो इमिशन होता है जी, जैसे मान लो नेट जीरो, अगर इसका मतलब ये होगा कि हमें जीरो इमिशन करना है, इसका मतलब जो कार गाड़ियाँ चलाते हैं उससे धुआं निकलना बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा बिल्कुल भी, उससे पॉल्यूशन होगा ही। लेकिन इसका मतलब ये है जी नेट जीरो का, कि हमें जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना निकल रहा है धुआं वगैरह, पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है जी, जितना उस इमिशन को एब्जॉर्व कर सके, जितना हो रहा है उतना ही एब्जॉर्व कर सके, सोख सके, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं हम। या ज़्यादा से ज़्यादा हम एफॉरेस्टेशन करें, यानी कि फॉरेस्ट जंगल को बढ़ाएं, पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, या कोई स्मोक टावर लगाएं जी हम, जो कार्बन इमिशन को एब्जॉर्व कर सके, या फिर और कोई टेक्नोलॉजी यूज करें जो कार्बन को कैप्चर कर सके। इसका मतलब ये है जी नेट जीरो इमिशन का। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। नेक्स्ट टॉपिक है जी अपना, चाइना लॉन्चेज द कोर मॉड्यूल ऑफ स्पेस स्टेशन। चाइना जी लॉन्च कर रहा है क्या? अपना स्पेस स्टेशन। जैसे स्पेस स्टेशन है ना जी एक ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर भी लिया था जी, पढ़ा था। ये स्पेस में एक स्टेशन है जी, मतलब एक सैटेलाइट भेजा हुआ है अमेरिका और कुछ कंट्री ने मिलके, वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं जी और रिसर्च करते हैं। ऐसा चाइना जी खुद का भेज रहा है ऐसा स्पेस स्टेशन। ये देख सकते हो जी आप इमेज में, ये है चाइना का जो जाएगा, ये इस टाइप का होगा जी, कुछ देख सकते हो आप। ये चाइना जी नेक्स्ट ईयर तक भेज देगा, मतलब अगले साल के अंत तक, 2022 के अंत तक ये भेज देगा। और जिस रॉकेट के जरिए इसको भेजेगा जी, ये सैटेलाइट जो स्पेस स्टेशन है, उस रॉकेट का नाम होगा लॉन्ग मार्च 5B/2। ये रॉकेट है जी जो लेके जाएगा स्पेस में इस मॉड्यूल को। ये त्याने मॉड्यूल है जी, और इस इंटरनेशनल जो ये मतलब चाइना का स्पेस स्टेशन होगा ना, स्पेस स्टेशन, उसका नाम होगा जी त्यांगोंग। ये देख सकते हो जी आप, त्यांगोंग होगा इसका नाम। और जहाँ से लॉन्च किया जाएगा इसको, एक स्टेट है जी, स्टेट चाइना में स्टेट को बोलते हैं जी प्रोविंस, प्रोविंस का नाम है हैनान। हैनान में एक जगह है जी वॉनचैंग साइट, ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट है जी, यहाँ से सेटेलाइट वगैरह चाइना भेजता है वेनचांग से। तो वेनचांग और हैनान मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है जी, आपको ये याद रखना है, यहाँ से ये लॉन्च कर रहा है इसको, मतलब अगले साल तक लॉन्च कर देंगे इस एरिया से। ये त्यांगोंग इसका नाम है जी। इसका त्यांगोंग का मतलब है हेवनली पैलेस, मतलब स्वर्ग वाला महल, इसका मीनिंग है त्यांगोंग का चाइना में, चाइनीज भाषा में। ये त्याने होगा जी, ये लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट होगा जो चाइना डेवलप कर रहा है जी, अब तक का सबसे बड़ा स्पेस क्राफ्ट होगा जो भेज रहे हैं। ये टी शेप का होगा, जैसा हमने देखा इसकी टी शेप है लगभग। इसके कोर मॉड्यूल होगा जो इसके सेंटर में होगा, और एक लैब कैप्सूल होंगे जी दोनों साइड में, दो लैब कैप्सूल होंगे। ये अर्थ से 340 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे काम करेगा जी, लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा ये, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं जी, लगभग 450 किलोमीटर तक ऊंचाई तक अर्थ से। ये 10 साल तक इसकी लाइफ होगी जी, 10 साल तक काम करेगा। और एक्सपर्ट ऐसा बिलीव कर रहे हैं जी, अगर इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर अच्छे से होती रही तो ये 15 साल से ज़्यादा भी काम करेगा स्पेस में। ये चाइना भेज रहा जी, अभी कंपटीशन किससे कर रहा है जी? ISS। हमने अभी पढ़ा रसिया ने और चाइना मतलब USA ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रखा है पहले से ही जी। ये पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी है जी, जिन्होंने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। US की स्पेस एजेंसी है जी जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है, नासा। ऐसे ही रसिया की है रॉसकोमोस, और ये जापान की है जी जाक्सा। और यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, और कनाडा की CSA, कनेडियन स्पेस एजेंसी। इन पांचों ने मिलकर भेजा था जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। ये पहला जी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना दिया जी हमारे इंडिया में, ये बिजली से चलेगा ट्रैक्टर। इसमें बस कितना याद रखना हमें, ये याद रखना जी बुडनी प्लेस, ये मध्य प्रदेश में है जी। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। इसने बनाया जी पहला इलेक्ट्रिक मतलब ट्रैक्टर जो बिजली से चलेगा जी ट्रैक्टर। ये बुडनी प्लेस मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, इसमें बस ये याद रखना जी आपको। ये फरवरी 2021 में जी इसका ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट रिलीज की थी इस ट्रैक्टर के बारे में। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगा ही जी, मतलब इससे पॉल्यूशन कम होगा जी, पॉल्यूशन होगा ही नहीं, मतलब कि जो डीजल वगैरह से चलते हैं जी और पेट्रोल वगैरह से ट्रैक्टर चलते हैं, अधिकतर तो डीजल से ही चलते हैं जी पेट्रोल। तो डीजल से क्या है जी, इनसे पॉल्यूशन होता है, मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन इमिशन होता है, तो वो इमिशन नहीं होगा इसकी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाटर, सबसे पुराना पानी मिला था जी, ये कनाडा ने खोजा था, ये जी कनाडा ने फाउंड किया था। ये सबसे ओल्डेस्ट वाटर है, सबसे पुराना वाटर है जो खोजा था कनाडा ने। ये बताता है कि यहाँ से लगभग बिगिनिंग ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, कि जीवन का उत्पत्ति कैसे हुई थी। 2019 में जी खोजा था किसने, एक कनाडा के जी अर्थ साइंस और जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर बारबरा शेरवुड लॉलर।
ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जी कनाडा में, उसमें प्रोफेसर थे, मतलब हैं जी उसमें। ये इन्हें प्राइज भी मिला था जी, टॉप साइंस प्राइज मिला था, एक अवार्ड इनाम मिला था जिसका नाम है गेरहार्ड हर्जबर्ग कनाडा गोल्ड मेडल। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के मिला था। इसमें लगभग $1 मिलियन दिए जाते हैं जी। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वाटर ढूंढा था, इन्होंने डिस्कवर किया था बारबरा शेरवुड लॉलर ने, कनाडा में जी। ये लगभग 2.5 किलोमीटर गहरा, मतलब गहराई में मिला था, अर्थ के नीचे 2.4 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है इसमें कि किड क्रीक माइन में मिला था जी, खदान है उसमें मिला था, किड क्रीक खदान है कनाडा में। तो ये किड क्रीक माइन कहाँ पे, बस ये आपको इसमें याद रखना है, और ज़्यादा भी याद ना रहे तो। और ये जो पानी मिला था जी वाटर, ये हाईली सैलाइन था, मतलब इसमें जो सॉल्ट की मात्रा थी बहुत ज़्यादा थी जी, नमक की। मतलब जो समुद्र में पानी है वो नमकीन होता है, उससे भी ये 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा साल्टियर है जी, ज़्यादा नमकीन पानी है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना, यूके पहला कंट्री बन गया जी ऐसा जिसने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए रेगुलेशंस, रूल, नियम वगैरह बनाए हैं। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब है जी बिना ड्राइवर के, कोई ड्राइवर नहीं होगा जी, बिना ड्राइवर के कारें चलेंगी। कहाँ पे, यूके में। ये पहला कंट्री बन गया यूके जिन्होंने नियम बनाए हैं ऐसे कि रोड पे क्या नियम होंगे। ये स्टार्ट करेंगे जी ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम। ये सिस्टम होगा जी जिस पे ड्राइवर लेस कार चलेंगी, बिना ड्राइवर के कार चलेंगी। ये सेंसर और सॉफ्टवेयर से जी यूज किया जाएगा इसमें। ये इनपुट देंगे जी कैसे कार चलेगी, और इनकी स्पीड रखी गई है 60 किलोमीटर पर आवर तक लिमिट, कि इससे ज़्यादा ये ड्राइवर लेस कार इससे ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा नहीं चलेंगी। यही था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा जी, अभी 2021 में एक एक्ट बनाया था जी, आपको पता ही होगा, ये पढ़ा था हमने करंट अफेयर में कई बार, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसने जी इसने क्या अमेंडमेंट किया था, क्या संशोधन किया था इस एक्ट ने, जो इसने डिफाइन किया था जी, जो एलजी हैं दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको ज़्यादा पावर दे दी, उनकी पावर डिफाइन कर दी। मतलब अब जो गवर्नमेंट होगी जी, गवर्नमेंट का मतलब है दिल्ली में एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अभी होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है जी, जो ये अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दिल्ली में, उसको जी अभी राइट है कि वो हेल्थ और एजुकेशन पे नेसेसरी स्टेप ले सकती है, इन पे रूल्स नियम वगैरह बना सकती है। अभी किसको राइट है, अधिकार है, इन पे पूरा अधिकार है जी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बन के आई है। ये एक्ट पास किया गया था जी 24 मार्च को 2021 में ही। इसमें एलजी की ऑफिस की जो पावर है जी वो डिफाइन की गई थी, मतलब ज़्यादा पावर दी थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जी इन संशोधन का, ऑब्जेक्टिव यही था जो कैपिटल की नीड है जी उसको फुलफिल किया जा सके। कैपिटल का मतलब दिल्ली राजधानी की बात हो रही है जी। इसमें एल जी हैं जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया था, मतलब बताया गया था क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। तो एक तरह से जी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब मधुर संबंध दोनों के बीच में रह सके, कि जो डिस्प्यूट होता रहता है जी इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच में, वो डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए ये एक्ट लाया गया था जी। ये एक्ट बोलता है कि दिल्ली में जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करता है जी एलजी को, ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है जी अपनी मर्जी से एलजी अपनी कोई भी पावर यूज कर सकता है। किसके मैटर में, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जी, वो कोई भी लॉ बनाने के लिए इम्पावर है, उसमें अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं एलजी। ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो एलजी हैं जी, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका देता है जी ये एक्ट एलजी को, किसका, कि वो अपना ओपिनियन दे सकता है किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम जो डिसीजन लेंगे जी, किसमें, दिल्ली में कुछ भी डिसीजन इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें जी अपना ओपिनियन दे सकता है, अपनी राय दे सकता है एलजी। कंसर्न क्या है जी, अब इससे प्रॉब्लम क्या है, जो एक्ट में सुधार किए हैं, देखो जी एक्ट से ये, इससे प्रॉब्लम है कि एलजी और जो सीएम है, इनके बीच में जी पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है, आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। 2019 से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है जी, और ये डिस्प्यूट जो चलता रहता है इसकी वजह से यहाँ पे जो फंक्शनिंग होती है जी गवर्नमेंट की फंक्शन, उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है। और अभी इस एक्ट ने एलजी को और ज़्यादा पावर दे दी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दी सीएम से, और सीएम और एलजी के बीच में वैसे ही विवाद चलता रहता है पावर को लेके। तो एक तो ये कंसर्न है, और इनके बीच में जी जो जो अनइलेक्टेड अपॉइंटी है, मतलब एलजी तो जी अनइलेक्टेड है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इलेक्टेड गवर्नमेंट है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनके बीच में जी और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाएगा जी कन्फ्रंटेशन, मतलब विवाद झगड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी,
अभी दिल्ली को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? दिल्ली में जी देखो एक अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 69 मतलब 69 69वां अमेंडमेंट संशोधन किया था 1991 में। इसमें एक आर्टिकल जोड़ा जी 239 AA, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जोड़ा, ये अनुच्छेद जोड़ा गया, ऐड किया गया। और इसमें जो नेशनल कैपिटल है टेरिटरी है जी दिल्ली, उसके लिए क्या बनाया गया, सीएम की पोस्ट क्रिएट की गई। यहाँ पे सीएम इलेक्ट होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट की गई। इसके अकॉर्डिंग जी जो सीएम है और मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो दिल्ली की विधानसभा है जी, उसके पास पावर है सारे मैटर में लॉ बनाने की, सिवाय किसके, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर में लॉ नहीं बना सकती जी कानून, पुलिस के लिए नहीं बना सकती जी। जो दिल्ली पुलिस है जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए कानून बना सकती है, दिल्ली पुलिस नहीं बना सकती। और लैंड के लिए जी, जो दिल्ली में जितनी भी भूमि है, लैंड है, उसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर नहीं है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कैरन रीबल। कैरन रीबल का मतलब होता है जी विद्रोही। ये कैरन या कारण बोल सकते हो जी आप। ये म्यांमार में जी, ये देखो जी अपना हिंदुस्तानी साइड में म्यांमार, म्यांमार का ये वाला हिस्सा है जी, ये म्यांमार का पूरा, आप ये देखो जी मैप, ये वाला हिस्सा जो थाईलैंड से बॉर्डर लगाता है, इधर थाईलैंड है आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे थाईलैंड, तो ये थाईलैंड से बॉर्डर लगाता है जी। ये एरिया है कैरन या काइन, स्टेट है जी, ये स्टेट एक तरह से टेरिटरी है म्यांमार में। तो यहीं पे रहते हैं जी कारण विद्रोही, एक कारण कम्युनिटी है जी, माइनॉरिटी कम्युनिटी म्यांमार में, मतलब कारण जाति के लोग हैं जी, कारण समूह है, ग्रुप है, कम्युनिटी है। अभी न्यूज़ में इसलिए है जी क्योंकि यहाँ की मिलिट्री ने जी इन पे एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है, मतलब इन पे जी हमला किया है इनके। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने जी कारण कम्युनिटी है, इन्होंने यहाँ पे जो मिलिट्री की आउटपोस्ट थी बॉर्डर एरियाज पे, थाईलैंड बॉर्डर पे, उसको आर्मी पोस्ट पे जी अटैक किया था, हमला किया था। इसलिए इसके रेस्पॉन्स में मिलिट्री की जो सेना है जी, आर्मी मतलब म्यांमार की मिलिट्री है, सेना है, उसने एयर स्ट्राइक किया, हमला किया इन पे। आपको पता है जी म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था, डेमोक्रेसी जो थी जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको ख़त्म करके 1 फरवरी को, मतलब 1 फरवरी को म्यांमार की मिलिट्री ने, मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री कू का मतलब है जी, ये कू की स्पेलिंग है, कूप नहीं है, कू बोला जाता है इसको। मिलिट्री कू हो गया था, मतलब मिलिट्री ने अपने हाथों में सत्ता ले ली थी। अब रूल वो कर रही है जी म्यांमार में, मिलिट्री म्यांमार में की सेना कर रही है। एक ग्रुप है जी कारण कम्युनिटी का ही, कारण नेशनल यूनियन, ये ग्रुप है म्यांमार के ओल्डेस्ट रिबल ग्रुप है जी। ये फाइट करता है जी आर्मी कैंप के, मतलब आर्मी कैंप के साथ लड़ता है जी। ये कहाँ पे सिचुएटेड है जी, इसका जो कैंप है एक कारण नेशनल यूनियन का, सालन रिवर है जी, सालविन रिवर। सालविन रिवर कहाँ पे है? ये देखो जी म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे, ये तिब्बत से निकलती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। देखो जी पिछली बार मेकोंग रिवर पूछी थी जो यहीं से निकलती है तिब्बत से ही, और एक जम्बेजी रिवर पूछी थी मैच द फॉलोइंग में, जम्बेजी आपके अफ्रीका से निकलती है जी और इंडियन ओशन में आके मिल जाती है। तो ये सालविन रिवर भी आपको याद रखनी है जी, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है यूपीएससी कहीं भी। तो सालविन रिवर कहाँ से निकलती है? तिब्बत से होते हुए म्यांमार, तिब्बत से निकल के म्यांमार और थाईलैंड बॉर्डर से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है जी, ये आपको याद रखना है। तो इसके वेस्टर्न साइड में ही ये कैंप लगे हुए हैं जी कारण नेशनल यूनियन के। कारण नेशनल यूनियन क्या है जी? एक पॉलिटिकल डोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो कारण जो कम्युनिटी है जी इसी को रिप्रेजेंट करती है। ये कारण या कायन स्टेट में रहते हैं जो थाईलैंड के साथ बॉर्डर लगाता है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं इसको। इसके जी लगभग 1.6 पीपल हैं, 16 लाख पीपल हैं जी जो चाहते हैं, ये इनकी एथनिक मेजोरिटी है जी, वो चाहते हैं अलग स्टेट बने जी, इनका इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है जी? कॉन्फ्लिक्ट ये जी 1949 से ही ये विद्रोह चल रहा है कारण कम्युनिटी का, और ये कारण नेशनल यूनियन का विद्रोह चल रहा है, लगभग 70 ईयर्स हो गए जी इसको। ये चाहते हैं जी म्यांमार में, जो म्यांमार की एक मेजोरिटी ग्रुप है जी, मेजोरिटी कम्युनिटी जिसका नाम है बामर, बामर कम्युनिटी है, मतलब लोग है जी, बामर जाति के लोग हैं। वो क्या है, उनका ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस में है तो जी वो बामर कम्युनिटी के लोग हैं, मिलिट्री में सेना में है तो बामर कम्युनिटी के लोग हैं। तो अब ये कारण क्या चाहते हैं जी, हमारा भी तो रिप्रेजेंटेशन करो, हमारे भी लोगों को तो अपॉइंट करो मिलिट्री में, गवर्नमेंट जॉब हमारे लोगों को भी तो दो कारण कम्युनिटी के। तो ये चाहते हैं जी ये लोग। इसकी वजह से जी ये डिमांड करते हैं कि हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट ही दो, अलग स्टेट बनाया जाए हमारा इंडिपेंडेंट आज़ाद, और हम खुद रूल करें जी उसमें। तो एक तरह से ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, एक तरह से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिविल वॉर माना जाता है। सिविल वॉर का मतलब है गृह युद्ध, जब आपस में जी कंट्री में दो कम्युनिटी के बीच में युद्ध चलता रहे, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, विवाद, उसे बोलते हैं जी सिविल वॉर। तो ये 70 साल से चल रहा है जी, डिमांड करते हैं ये, डिमांड यही करते हैं जी, इनका एक स्टेट का नाम बताते हैं अपना कि कोथुलई,
कोथुलई नाम का एक स्टेट बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कारन कम्युनिटी के लिए हो। तो ये चाहते हैं जी। ये चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट कवर। ये अभी न्यूज़ में है जी। पहले हम वर्ल्ड फॉरेस्ट का स्टेटस जानते हैं कि वर्ल्ड में फॉरेस्ट जंगल कहाँ कहाँ पे कितना है। ये एक रिपोर्ट निकालता है जी, 2020 में एक रिपोर्ट निकाली गई। किसने किसने निकाली वो बाद में जानेंगे। रिपोर्ट का नाम देखो पहले आप, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ये 2020 में रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है जी? इसको रिलीज करता है, जारी करता है जी फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है जी यूनाइटेड नेशन की, जो फॉरेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग रूल्स वगैरह बनाती है और ये रिपोर्ट जारी करती है जी। ये इसकी रिपोर्ट में कहा जी वर्ल्ड में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, मतलब जिससे जंगलों से घिरा हुआ है ज़मीन पूरे वर्ल्ड में, वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर की ज़मीन है जी जो है। वो टोटल लैंड एरिया का 31 मतलब 31% मतलब कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जितना भी मान लो लैंड एरिया है उसमें से 31% तो फॉरेस्ट ये जी उस लैंड पे। और अगर हम पर कैपिटा निकालें, एक पर्सन के हिस्से में कितना आता है फॉरेस्ट एरिया, वो आता है जी 0.52 हेक्टेरिया। एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 होते हैं जी, 2.5 एकड़ होते हैं। अगर एग्जैक्टली देखें तो 2.471 कुछ हेक्टेयर में, मतलब एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं जी, एरिया होता है। तो लगभग 0.52 हेक्टेयर आता है जी पर पर्सन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है जी? सबसे ज़्यादा रसिया में है जी, उसके बाद ब्राज़ील में, फिर कनाडा में, फिर यूएस में और फिर चाइना में। ये जो 5 कंट्री हैं जी, टॉप की 5 कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड फॉरेस्ट का 54% से ज़्यादा फॉरेस्ट तो इन्हीं में है। 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्री में जी लगभग 54% से ज़्यादा। अब इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं जी, इंडिया में फॉरेस्ट कितना है। इंडिया में जी हर 2 साल में, हर 2 ईयर में जी, 2 ईयर में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है जी। फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है जी? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर काम करता है जी। रिपोर्ट को बोलते हैं जी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2019 में अभी जारी की गई, इस साल 2021 में जारी होगी जी रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2019 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 24.56% है। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जी, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं पीसीएस में भी, आपके किसी भी एग्जाम में। 24.56% टोटल हमारी कंट्री का जितना एरिया, उसमें से इतना हमारा टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है। और उसमें भी अगर टोटल फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखें तो टोटल फॉरेस्ट कवर है जी 21.67%, और उसमें से ट्री कवर है 2.89%। तो टोटल मिला के 24.56% हो जाता है, और अलग अलग इतना है। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इसको जी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज कर दिया इस रिपोर्ट को, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। फॉरेस्ट कवर अगर एरिया वाइज देखें जी, सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में है, जब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। अगर परसेंटेज वाइज देखें जी हम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, सो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज है जी मिजोरम में। मतलब मिजोरम का जितना एरिया उसमें 85% से ज़्यादा तो मिजोरम में फॉरेस्ट ही है जी, जंगल है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में। ये आपको याद होने चाहिए जी दोनों, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और परसेंटेज वाइज मिजोरम में है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी चलाई जी 1998 में, 1998 में हमारे इंडिया ने। क्या इसका टारगेट था? इसका टारगेट था जी हमारा जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें टोटल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर 33% तक होना चाहिए जी। हमारा टारगेट ये जी, हमारे एरिया में जितना भी इंडिया का एरिया है उसमें 33% तक फॉरेस्ट कवर होना चाहिए जी, टोटल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना जी करेक्ट कौन सी है। जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है जी, ये कंसेंसस बेस्ड एक डॉक्यूमेंट है जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस के द्वारा बनाया गया था जी। कंसेंसस का मतलब है जी सहमति के द्वारा बनाया, ये किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। ये सही है स्टेटमेंट। दूसरी बोल रही है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो 1951 का, उसका पार्ट है जी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है जी आपका, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि ना तो ये किसी एक्ट में है और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है जी इसका कोई भी। ये कंसेंसस बेस्ड है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने सहमति होकर कंसेंसस बेस्ड पे ये बनाया गया था। हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका आंसर हो जाएगा जी क्या, 1A हो जाएगा जी इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना जी इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है और सबसे ज़्यादा बेचता है, एक्सपोर्ट करता है राइस को पूरे वर्ल्ड में। मतलब चावल को सबसे ज़्यादा पैदा इंडिया करता है और बेचता भी है। सबसे ज़्यादा राइस जो
एक्सपोर्ट करता है जी, उसमें सबसे ज़्यादा बासमती राइस को एक्सपोर्ट करता है क्या इंडिया? आपको बताना है जी गलत कौन सी स्टेटमेंट है। पहली गलत है, दूसरी दोनों गलत है, या दोनों में से कोई सी गलत नहीं है, दोनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन दोनों की दोनों ही गलत हैं जी, सी आंसर हो जाएगा हमारा। पहली गलत इसलिए जी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में है जी चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना पैदा करता है जी राइस, उगाता है चावल। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जी इंडिया, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? इंडिया। बासमती राइस नहीं करता है जी इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब एक्सपोर्ट, उनमें से जी जो बाकी के राइस हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है जी उनका, बासमती का कम होता है जी उनसे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, अपना ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है जी अपना, मोबाइल वॉलेट होते हैं जी जो इंडिया में, उनको रेगुलेट कौन करता है, मतलब नियम कौन बनाता है जी? जो मोबाइल वॉलेट होते हैं। मोबाइल वॉलेट का मतलब है जी जो आप ऐप वगैरह यूज़ करते हो ना पेमेंट के लिए, फ़ोन पे वगैरह, ये जो है जी पेटीएम वगैरह, ये मोबाइल वॉलेट हैं जी एक तरह से, ये मान लो आप। ये मोबाइल वॉलेट है, इनके लिए रेगुलेशन रूल वगैरह कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, आरबीआई बनाता है क्या, या इंडियन बैंक एसोसिएशन? सी करेक्ट आंसर है जी, आरबीआई बनाएगा इनके लिए रूल सब कुछ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, करेक्ट कौन सा ये बताना। लास्ट टाइम भी कई बार, 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, पिछले 15-20 सालों में यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है डब्ल्यूपीआई का मतलब है जी केवल और केवल ये गुड्स को इंट्रोड्यूस, मतलब पर्टेन करता है, मतलब संबंधित है, नॉट सर्विस। मतलब डब्ल्यूपीआई में जी गुड्स ही इंक्लूड की जाती हैं, वस्तुएं, सेवाएं नहीं इंक्लूड की जाती। वस्तुएं जैसे जी कुछ भी होगी, खाने पीने की चीज़ हो गई आपकी, उनके बेस पे ये इंडेक्स तैयार की जाती है। नेक्स्ट है जी डब्ल्यूपीआई में जी होलसेल प्राइस देखा जाता है गुड्स का, जो वस्तुएं हैं, और ये एज ए जीडीपी डिफ्लेटर की तरह यूज होता है डब्ल्यूपीआई। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा वेट है वो मैन्युफैक्चर गुड्स का है, जो मतलब फैक्ट्री वगैरह में बनती हैं जी वस्तुएं, उनका ज़्यादा रोल है। और सीपीआई में जी जो फूड आइटम है, खाने पीने की चीज़ें, वो ज़्यादा आती हैं सीपीआई में। नेक्स्ट है जी जो आरबीआई जी अपनी इन्फ्लेशन को जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इन्फ्लेशन को जो देखता है, कंट्रोल करता है, उसमें सीपीआई को मेन रोल की तरह लेता है, कंसीडर करता है सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। आपको बताना जी करेक्ट कौन सी है। आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, पहली तीसरी, पहली तीसरी चौथी, या ऑल ऑफ दी अबव, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी ये बताऊँ। देखो जी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, चारों को चार ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आपको बताना है सोनार है जी, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जी सोनार, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो सोनार होता है जी वो किसी भी शिप, मतलब पानी के जहाज या सबमरीन पनडुब्बी में ये फिट किया जा सकता है, ताकि अंडर वाटर कम्युनिकेशन हो सके। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब जी इनसे कांटेक्ट बना सके जी, शिप, जहाज, पानी का जहाज कहीं पे जा रहा है या पनडुब्बी जा रही है, कांटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है क्या सोनार। सोनार जो एयरक्राफ्ट में भी फिट हो सकता है, जो हवाई जहाज़ होते हैं जी उनमें भी फिट किया जा सकता है, और एज ए बीकन की तरह काम करता है, जिससे क्या है जी किसी भी सी की हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, मतलब किसी की भी जगह की हम लोकेशन क्या है जी पता लगा जा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है सोनार से। तो आपको बता दें जी करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, मतलब दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है, सोनार यूज किया जाता है दोनों कामों के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी।